नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साल 2000 आरंभ हुए, 6 महीने बीत चुके थे और दुनिया अभी भी इस नए मिलेनियम में प्रवेश करने का उत्सव मना रही थी। Y2K के चलते भारत समेत पूरी दुनिया में IT और कंप्यूटर्स की धूम मची हुई थी और सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए तो इस मिलेनियम को एक स्वर्णिम युग बताया जा रहा था। लेकिन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के इस हाईटेक दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर एक देश ऐसा भी था जहां लैपटॉप तो बहुत दूर की बात, ज्यादातर शहरों में गवर्नमेंट नाम की चीज भी नहीं थी। ये देश है वेस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला सिएरा लियोन। विशाल और घने ट्रॉपिकल जंगलों से घिरा एक ऐसा देश जो पिछले कई दशकों से एक अत्यंत भीषण गृह युद्ध की मार झेल रहा है। इस अफ्रीकन देश के ज्यादातर इलाके आज 2000 में भी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी कि RUF नामक एक हथियारबंद बागी संगठन के कब्जे में है। पूर्वी सिएरा लियोन में पड़ने वाला काइलाहुन नामक शहर भी इन्हीं इलाकों में से एक है। 15 जुलाई 2000 को सुबह के 6 बज रहे थे और RUF के कब्जे वाले काइलाहुन में हर तरफ घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। घने जंगलों के बीच से साए साए करके आ रही हवा के अलावा दूर दूर तक और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी अचानक एक जोर का धमाका इस सन्नाटे को पूरी तरह भंग कर देता है। काइलाहुन में स्थित मिलिट्री गैरिसन यानी के फौजी किले की दीवार को किसी ने IED लगा के ध्वस्त कर दिया था। इधर इस धमाके से किले की दीवार नीचे ढहती है और उधर मलबे को चीरते हुए दर्जनों ट्रक्स फुल स्पीड में इस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। हरे रंग के दैत्यकाय ट्रक्स जिनके बोनट्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अशोक लेलैंड। 15 जुलाई 2000 की सुबह काइलाहुन में धमाका करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के 5 अत्यंत खूंखार पैरा कमांडोज थे। सेकंड पैरा SF के कमांडोज, जिन्हें आज अपनी जान पे खेल के यहां फंसे अपने 233 गोरखा भाइयों को सुरक्षित बाहर निकालना था। दाएं बाएं दोनों तरफ एक अत्यंत घना वीरान जंगल के बीचों बीच से गुजर रही एकमात्र उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क। इस सड़क पर दौड़ रहा गोरखा राइफल्स के ट्रक्स और जीप्स का एक विशाल काफिले के आगे और पीछे चल रहा पैरा SF कमांडोज का एक अभेद्य सुरक्षा कवच। आसमान से बरस रहा विकराल पानी से जमीन पर बन रही कीचड़ में धस रहे भारतीय ट्रकों के टायर्स और पीछे से फुल स्पीड में आ रहे RUF के हजारों हथियारबंद बागी। अपने हाथों में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स लिए कच्ची उम्र के सन की बागी जो भारतीय ट्रूप्स के ऊपर अंधाधुंध बारूद बरसा रहे थे। पूरे 75 दिनों तक RUF की कैद में नरक भोग चुके गोरखा फौजी इधर कीचड़ में धस रही अपनी गाड़ियों को बाहर निकालने में लगे हुए थे और उधर बागियों द्वारा की जा रही फायरिंग की आवाज कुछ यूं उनके नजदीक आती जा रही थी जैसे मानो कोई रिमोट से धीरे धीरे टीवी की वॉल्यूम बढ़ा रहा हो। 7 समंदर पार पीस कीपिंग के लिए भेजे गए इन गोरखा फौजियों को अपनी जान बचाने के लिए आज की सुबह पूरे 70 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक अत्यंत खतरनाक सफर जिसके दौरान नशे में धुत RUF के हजारों बागी तो उनके लहू के प्यासे बने ही हुए थे, लेकिन अफ्रीका का अत्यंत प्रतिकूल मौसम भी उनकी भीषण अग्नि परीक्षा ले रहा था। ये कहानी है भारतीय पैरा SF द्वारा विदेशी धरती पर किए गए एक लगभग असंभव मिलिट्री ऑपरेशन की, एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की जिसका एकमात्र उद्देश्य था वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में फंसे अपने 233 फौजियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना। ये कहानी है भारत से 10,000 किलोमीटर दूर पैरा SF द्वारा किए गए उस महादबंग रेस्क्यू मिशन की जिसका नाम था
ऑपरेशन खुकरी। अटलांटिक महासागर के किनारे बसा एक छोटा सा देश सिएरा लियोन, जिसका बॉर्डर लाइबेरिया और गिनी जैसे देशों के साथ लगा हुआ है। घने और विशाल ट्रॉपिकल जंगलों से भरा हुआ वेस्ट अफ्रीका का यह देश 1961 तक अंग्रेजों के अधीन था। अब 61 में अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन जाते जाते यहां भी वही वाले बीज बो गए, वही वाले बीज जिनसे उन्होंने पहले भी कई देशों को बर्बाद किया हुआ था। शायद यही कारण था कि आजादी मिलने के दशकों बाद भी सिएरा लियोन में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाती और अंग्रेजों के पलायन करते ही यहां सत्ता हथियाने के लिए एक लहू से लथपथ संघर्ष शुरू हो जाता है। लगभग एक दशक तक चले महाभीषण गृहयुद्ध के बाद आखिरकार किसी तरह यहां पर एक लंगड़ी लूली सी डेमोक्रेसी आ ही जाती है। यूएन के प्रयासों के बाद 7 जुलाई 1999 के निर्णायक दिन आम लोगों द्वारा चुनी गई सिविलियन गवर्नमेंट, सिएरा लियोन की आर्मी और हथियारबंद बागी संगठन आरयूएफ, इन 3 पार्टियों द्वारा एक शांति समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसका नाम था लोम पीस अकॉर्ड। इस समझौते के अनुसार अब ये तीनों पार्टी सिएरा लियोन की नई नवेली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी में बराबरी के हिस्सेदार होने वाली थीं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से सरकार चलाने वाली थीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्टूबर 1999 में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सिएरा लियोन यानी कि यूनेमसिल का गठन कर दिया जाता है। लोम शांति समझौते को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए बनाए गए इस मिशन में यूएन भारत से भी सहायता मांगता है। भारत के सैनिक भारतीय ट्रूप्स का सबसे पहला पीस कीपिंग बैच 7 दिसंबर 1999 के दिन सिएरा लियोन में लैंड करता है। इन बैट 1 नामक इस पहले बैच में कुल 141 भारतीय फौजी शामिल थे, लेकिन ये संख्या जल्द ही बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली थी। आने वाले कुछ महीनों के दौरान गोरखा राइफल्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 2 बटालियन ग्रुप्स को भी सिएरा लियोन में डिप्लॉय कर दिया जाता है। और इसके बाद 2 इंजीनियर कंपनीज, एक 18th ग्रेनेडियर्स और एक क्विक रिएक्शन कंपनी, एक अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम और एक फुल टाइम मेडिकल यूनिट को भी इस अफ्रीकी देश भेज दिया जाता है। पीस कीपिंग के लिए ही सही, लेकिन यह भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा विदेशी डिप्लॉयमेंट था। और ऐसा होने का एकमात्र कारण था मेजर जनरल विजय कुमार जेटली। डोगरा रेजिमेंट के जनरल जेटली को यूएन द्वारा सिएरा लियोन में अपना फोर्स कमांडर चुना गया था, यानी कि अपनी मल्टीनेशनल यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का एक लौता चीफ बनाया गया था। 1965 से लेकर कारगिल तक बार बार दुश्मन के दांत खट्टे कर चुके जनरल जेटली को सिएरा लियोन में केवल एक ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बातचीत और नेगोशिएशंस के जरिए आरयूएफ के बागियों से उनके हथियार सरेंडर करवाना। सिएरा लियोन में डिप्लॉय की गई इस पीस कीपिंग फोर्स में भारत के अलावा नाइजीरिया, घाना, गिनी, केन्या, जॉर्डन, जाम्बिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की फोर्सेस भी शामिल थीं। अलग अलग देशों से आई इन रंग बिरंगी फोर्सेस को कमांड करने के लिए यूएन द्वारा भारत के एक जनरल को चुना गया था, और उसका यही निर्णय कुछ अफ्रीकन देशों को कतई रास नहीं आ रहा था। एक भारतीय को अफ्रीका में इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन मिलते देख नाइजीरियन सरकार यूएन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, और यहीं पर यूएन द्वारा इस कहानी का सबसे पहला डबल गेम खेल दिया जाता है। इस समय घाना के कोफी अन्नान यूएन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, और नाइजीरिया के इस गुस्से को शांत करने के लिए वो उसके एक डिप्लोमेट को विशेष प्रतिनिधि बना के जनरल जेटली के सर पे बिठा देते हैं। जीवन भर नाइजीरिया में कलम चलाने वाले इस डिप्लोमेट का नाम था ओलुयेमी एडेनिजी। कोफी अन्नान का निर्णय आगे चल के जनरल जेटली और भारतीय फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला था। अब जनरल जेटली को अपनी हर छोटी से छोटी बात मनवाने के लिए एडेनिजी के साथ आए दिन माथापच्ची करनी पड़ती है, और इसी के चलते सिएरा लियोन में डिप्लॉयड कुछ अफ्रीकी देशों की आर्मी उनके ऑर्डर्स को नजरअंदाज करने लगती है, जैसे कि घाना की आर्मी। इस समय घाना की फौज फ्री टाउन के एक लग्जरी होटल में आराम फरमा रही थी और अपना ऐशो आराम छोड़ कामकाज करने को कतई तैयार नहीं थी। लेकिन सारी हदें तो तब पार हो जाती हैं जब घानाइयन आर्मी द्वारा जनरल जेटली के लिखित ऑर्डर्स तक को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस फिर क्या था,
जनरल जेटली के आदेश पर 5 और 8 गोरखा राइफल्स के फौजी इस होटल पर रेड मार घाना के फौजियों को जबरदस्ती बाहर खदेड़ने लगते हैं और उन्हें उनकी गुद्दी से पकड़ गाड़ियों में बिठाने के बाद सेंट्रल सियरा लियोन तक छोड़कर आते हैं, जहां जनरल जेटली के आदेशानुसार उन्हें डिप्लॉय किया जाना था। बात जहां तक प्रोफेशनलिज्म और कौशल की थी, तो यूएन के इस पीस कीपिंग मिशन पर भेजी गई बाकी फोर्सेस का हाल भी कुछ ऐसा ही था। खास तौर पर अफ्रीकी देशों की फोर्सेस जो बागियों का सामना करने के बजाय उल्टा उनसे अपनी जान बचाने में लगी रहती थीं। अपने पीस कीपिंग मिशन पर सीरा लियोन आते समय जब बॉर्डर पर गिनियन आर्मी का सामना आरयूएफ के हथियारबंद बागियों से होता है, तो उनसे लोहा लेने के बजाय गिनी के फौजी अपने टैंक्स और हथियार समेत सारा इक्विपमेंट चुपचाप बागियों के हवाले कर देते हैं। जनरल जेटली तुरंत समझ जाते हैं कि यूएन के इस मिशन को सफल बनाने के लिए वो भारतीय फोर्सेस के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। 2000 में अप्रैल तक अलग अलग देशों से आई फोर्सेस को सीरा लियोन के 5 निर्धारित इलाकों में डिप्लॉय कर दिया जाता है और हर इलाके में बागियों के लिए डिसआर्मामेंट, डिमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन यानी कि डीडीआर कैंप्स की स्थापना कर दी जाती है। डीडीआर नामक इस प्रक्रिया के तहत इन कैंप्स पर आरयूएफ के हथियारबंद बागियों से यूएन पीसकीपर्स की निगरानी में सरेंडर करवाया जाना था और सरेंडर के बाद समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उन्हें नए स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग भी दी जानी थी। और यहीं पर पीस कीपिंग फोर्सेस को आरयूएफ की तरफ से काफी ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। आज से लगभग 1 साल पहले आरयूएफ ने लोम शांति समझौते पर अपने साइन तो अवश्य कर दिए थे, लेकिन अब वो इस समझौते में लिखी सभी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहे थे। खास तौर पर वो शर्तें जिनके तहत उन्हें अपने हथियार सरेंडर करने थे। और आरयूएफ के संकोच का सबसे बड़ा कारण था ब्लड डायमंड्स। इस समय सीरा लियोन के ज्यादातर इलाके आर्मी और सरकार की जगह आरयूएफ के कब्जे में थे। विशेष तौर पर ऐसे इलाके जहां जमीन के नीचे डायमंड्स पाए जाते थे, वहां तो चप्पे चप्पे पर आरयूएफ का कब्जा था। आरयूएफ की लीडरशिप को लग रहा था कि यदि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए तो इन डायमंड प्रधान इलाकों में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो सीरा लियोन की नई नवेली सरकार में भी उनका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। आरयूएफ के दृष्टिकोण से लड़ाई प्रजातंत्र और विकास की नहीं, बल्कि ताकत और वर्चस्व की लड़ाई थी। डीडीआर के तहत सरेंडर की प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद अप्रैल 2000 के आखिरी हफ्ते में आरयूएफ के 10 बागी मकेनी नामक इलाके में स्थित डीडीआर कैंप पर सरेंडर करते हैं। उत्तरी सीरा लियोन में लगाए गए इस कैंप का संचालन केनियन आर्मी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन 1 मई 2000 के दिन आरयूएफ का नेतृत्व केनियन आर्मी से कहता है कि उन सभी के सभी 10 बागियों को उनके हथियार समेत तुरंत छोड़ दिया जाए। केनियन फौज का कमांडर आरयूएफ की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर देता है और उसके ऐसा करते ही आरयूएफ के हजारों हथियारबंद बागी शहर के ऊपर हमला बोल देते हैं। AK-47, आरपीजीज, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और एंटी पर्सनल माइन से लैस ये बागी केनियन फोर्सेस को चींटियों की तरह रौंद डालते हैं और मकेनी के साथ साथ पड़ोस में स्थित माग बुराका नामक शहर को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। आरयूएफ द्वारा किए गए सरप्राइज अटैक में केन्या के कई दर्जन फौजियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और यूएन के 16 मिलिट्री ऑब्जर्वर समेत कुल 500 केनियन फौजियों को आरयूएफ द्वारा बंधक बना लिया जाता है। जनरल जेटली के लिए आरयूएफ का संदेश बिल्कुल साफ था और वो ये कि तुम्हारे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स और शांति समझौता दोनों ही हमारे जूते की नोक पर हैं। मकेनी में मिलिट्री एक्शन करने के लिए जनरल जेटली को एडेनिजी और कॉफी अन्नान के साथ कई घंटों तक माथापच्ची करनी पड़ती है और आखिरकार 500 केनियन फौजियों को मुक्त कराने के लिए उनके द्वारा एक 3 आयामी स्ट्राइक प्लान बना ही लिया जाता है। इस प्लान के तहत केनियन फोर्सेस की एक यूनिट को मकेनी के बाहर से आरयूएफ के ऊपर अटैक करना था और ठीक इसी समय पर एक भारतीय क्विक रिएक्शन कंपनी को अपने आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ माग बुराका पर धावा बोलना था। एक समय पर किए जाने वाले इन 2 हमलों का उद्देश्य केनियन चौकियों पर कब्जा करके बैठे आरयूएफ के बागियों को पीछे की तरफ धकेलना था। इस उद्देश्य के पूरा होते ही जाम्बियन आर्मी के एक बटालियन को मकेनी के अंदर घुस आरयूएफ से सीधा लोहा लेना था और आरयूएफ द्वारा बंधक बनाए गए उन 500 केनियन ट्रूप्स और 16 यूएन ऑब्जर्वर्स को सुरक्षित बाहर निकालना था। अब जहां भारतीय और केनियन फोर्सेस तो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती हैं,
वहीं जाम्बियन आर्मी ऐसा नहीं कर पाती। अपना उद्देश्य प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात, जाम्बियन आर्मी अपने आधे से ज्यादा फौजियों को आरयूएफ के बीच छोड़ उल्टे पैर भाग खड़ी होती है। सिएरा लियोन में किया गया यूएन का सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन ही इतनी बुरी तरह फेल हो गया था, और इससे पहले के फोर्स कमांडर जेटली सदमे से उबर भी पाते, एक और अत्यंत बुरी खबर उनका आगे इंतजार कर रही थी। पहले तो केन्या के 500 ट्रूप्स और अब आधी से ज्यादा ज़ाम्बियन आर्मी को हॉस्टेज बनाने के बाद तो आरयूएफ के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उनके द्वारा कायलाहुन नामक एक शहर को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन के पूर्व में 400 किलोमीटर दूर स्थित कायलाहुन, जहां यूनेमसिल द्वारा भारतीय पीसकीपर्स को डिप्लॉय किया गया था। भारतीय फोर्सेस द्वारा कायलाहुन के बीचों बीच स्थित एक जर्जर हो चुकी पुरानी बिल्डिंग को मिलिट्री गैरिसन यानी कि फौजी किले में तब्दील कर अपना डीडीआर कैंप स्थापित किया गया था। इस कैंप का संचालन 5 और 8 गोरखा राइफल्स के कुल 233 फौजियों द्वारा किया जा रहा था। आज से 3 महीने पहले मार्च में जब गोरखा राइफल्स ने पहली बार कायलाहुन में अपने कदम रखे, तब यहाँ हैजा और मलेरिया समेत दुनिया भर की सारी बीमारियां फैली हुई थीं। खाना तो बहुत दूर की बात, लोगों के पास पीने का साफ पानी और शौच जाने तक की सुविधा भी नहीं थी। यही कारण था कि यहाँ लैंड करते ही भारतीय गोरखा पूरे जी जान से स्थानीय सिविलियंस की सेवा करने में लग जाते हैं। वो सबसे पहले यहाँ पर पीने के साफ पानी की एक पाइपलाइन बिछाते हैं, बीमार लोगों का इलाज करके उनके लिए दवा दारू का प्रबंध करते हैं, जिन्हें गंभीर इलाज की आवश्यकता थी उन्हें एयरलिफ्ट करा के फ्रीटाउन भिजवाते हैं, और अपने हाथों में AK-47 लेकर घूमने वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह किताबें थमा के गोरखा फौजी इनके लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोल देते हैं। गोरखा फौजियों का निस्वार्थ सेवा भाव केवल कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्हें कायलाहुन का नया हीरो बना देता है, और यही चीज आरयूएफ के नेताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आती। लेकिन जमीन पर काम करने वाले आरयूएफ के स्थानीय बागियों के मन में ऐसा कोई राग द्वेष नहीं था। इन बागियों को साफ दिखाई दे रहा था कि भारत के फौजी यहाँ पर उनसे लड़ने नहीं बल्कि आम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। इसी के चलते कायलाहुन के आरयूएफ कमांडर और गोरखा फौजियों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, और इस दोस्ती का परिणाम यह होता है कि डारो स्थित गोरखा बटालियन हेडक्वार्टर से आने वाली खाद्य सामग्री और दवाइयों की आवाजाही में एक बार भी रुकावट नहीं डाली जाती। आरयूएफ को कायलाहुन पर चारों तरफ से कब्जा किए पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। उनके हजारों बागियों द्वारा भारत के 233 गोरखा फौजियों और यूएन के 11 पीस ऑब्जर्वर्स को यहां हॉस्टेज बना लिया गया था। ऐसे में सिएरा लियोन स्थित गोरखा बटालियन के सेकंड इन कमांड मेजर राजपाल पुनिया आरयूएफ से बातचीत करने के लिए कायलाहुन जाने का निर्णय करते हैं। आरयूएफ की कैद में फंसे अपने फौजियों को रिहा कराने के लिए मेजर पुनिया 22 जवानों की एक यूनिट के साथ डारू से कायलाहुन के लिए रवाना हो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कायलाहुन से 52 किलोमीटर पहले पड़ने वाले कुइवा नामक एक टाउन में प्रवेश करते हैं, आरयूएफ के 200 खूंखार बागी उनके काफिले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी राइफल का ट्रिगर दबाने के लिए तड़प रहे 200 बागी जो ड्रग्स और शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे। 2 मई 2000 की रात तक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि मकेनी में 500 केनियन फौजी, कायलाहुन में 233 गोरखा और अब कुइवा में 23 और भारतीय फौजियों को भी आरयूएफ द्वारा हॉस्टेज बना लिया गया था। जनरल जेटली बार बार उस क्षण को कोस रहे थे जब उन्होंने इस यूएन असाइनमेंट के लिए हामी भरी थी। आरयूएफ की कैद में फंसे भारतीय और केनियन फौजियों को मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए जनरल जेटली सबसे पहले यूएन के चीफ कोफी अन्नान से मिलते हैं। अन्नान उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सभी हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए यूएन द्वारा लाइबेरिया के राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर से बात की जा रही है। वो ही चार्ल्स टेलर जिसे आज से 12 साल बाद इसी यूएन द्वारा अत्यंत घिनौने वॉर क्राइम्स के लिए आजीवन कारावास दिया जाने वाला था। Mr. Taylor, for the foregoing reasons, the trial chamber unanimously sentences you to a single term of imprisonment of 50 years for all of the counts on which you've been found guilty.
लेकिन आज 2000 में तो चार्ल्स टेलर यूएन के लिए अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वो इस रीजन का एकमात्र ऐसा नेता था जिसने आरयूएफ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए थे। सीरा लियोन में जनरल जेटली और भारत में जसवंत सिंह दोनों को यूएन द्वारा भरोसा दिलाया जाता है कि चार्ल्स टेलर के जोर देने पर आरयूएफ वाले सभी हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे। और यहीं पर भारत सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उन्हें लगता है कि कोफी अन्नान द्वारा भारतीय और केनियन हॉस्टेजेस दोनों को छुड़ाने के लिए एक समान प्रयास किए जा रहे होंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लाइबेरियन राष्ट्रपति के दबाव बनाने पर आरयूएफ वाले पीसकीपर्स को रिहा तो अवश्य करते हैं, लेकिन केवल केनियन पीसकीपर्स को। कायलाहुन और कुइवा में फंसे भारत के उन 256 गोरखा फौजियों को छोड़ने से आरयूएफ द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है। कोफी अन्नान ने एक बार फिर भारत के साथ गेम कर दिया था। आखिरकार वाजपेयी सरकार समझ ही जाती है कि अपने फौजियों को आरयूएफ की कैद से छुड़ाने के लिए अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। जसवंत सिंह के आदेश पर घाना में भारत के हाई कमिश्नर ए.के. बनर्जी तुरंत लाइबेरिया की राजधानी मनरोविया के लिए निकल जाते हैं, जहां उनके द्वारा चार्ल्स टेलर के साथ एक के बाद एक 5 मीटिंग्स की जाती हैं। भारत की सहायता करने के बदले पहले तो टेलर ए.के. बनर्जी को एड की एक लंबी सी लिस्ट थमा देता है, जिसमें दवा, दारू और खाद बीज समेत करोड़ों रुपए की सामग्री लिखी हुई थी। बनर्जी द्वारा इस एड को तुरंत सैंक्शन करवा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद टेलर उनसे कहता है कि उसकी दोनों बेटियां भारत में रहकर पढ़ना चाहती हैं और वो भी यही चाहता है कि उन दोनों का एडमिशन भारत के किसी बढ़िया से कॉलेज में हो जाए। कायलाहुन में फंसे अपने फौजियों की जान बचाने के लिए बनर्जी उसकी इस डिमांड को भी चुपचाप मान लेते हैं और उनके प्रयास करने पर टेलर की दोनों बेटियों का एडमिशन 20 सेशन में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में करवा दिया जाता है। चार्ल्स टेलर से बार बार मिलने के बाद ए.के. बनर्जी के मन में नकारात्मक विचारों का एक तूफान उठ खड़ा होता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि लाइबेरिया के राष्ट्रपति शायद आरयूएफ में उतना प्रभाव नहीं रखता जितना कि वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए केवल उसके भरोसे बैठना कायलाहुन में फंसे गोरखा फौजियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बनर्जी द्वारा नई दिल्ली भेजा गया डिप्लोमेटिक केबल ही कारण था कि 10 मई 2000 को देर रात आगरा कैंट में स्थित सेकंड पैरा एसएफ बेस को साउथ ब्लॉक से ये अर्जेंट मैसेज मिलता है। आपको समुद्र के रास्ते एक ऐसी धरती पर जाना है जहां दुश्मन से पहले आपका सामना घने जंगल और मच्छरों के साथ होगा। तैयारी शुरू कर दीजिए। नई दिल्ली से पहेली नुमा मैसेज मिलते ही आगरा में सेकंड पैरा एसएफ के 135 कमांडोज की एक टीम बना ली जाती है, जिसमें 5 ऑफिसर्स भी शामिल थे। इनमें से एक ऑफिसर का नाम था मेजर अजय मुखर्जी। सी, जंगल एंड मॉस्किटोज। मेरे ख्याल से शायद हमें श्रीलंका जाना होगा। अगले दिन की शाम होने तक मेजर मुखर्जी का अंदाजा बिल्कुल गलत साबित होता है। उनको बताया जाता है कि उन्हें तुरंत अपनी टीम के साथ नई दिल्ली निकलना है, जहां से उन्हें सीरा लियोन नामक एक अफ्रीकन देश जाना होगा। अपने ऑर्डर्स मिलते ही मेजर मुखर्जी और उनके 135 पैरा कमांडोज नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां आर्मी हेडक्वार्टर्स में उन्हें सीरा लियोन के ऊपर विस्तार से ब्रीफ किया जाता है। पैराएसएफ के इन कमांडोज को इजिप्शियन एयरलाइन की फ्लाइट से अपनी यात्रा करनी थी, लेकिन इस समय तक उनके पासपोर्ट्स और वीजा बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इस समस्या को हल करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा इन सभी कमांडोज को कागज की एक एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक स्टाफ की मोहर लगी हुई थी। इस मोहर का मतलब यह था कि सीरा लियोन पहुंचने पर वहां का कस्टम्स इन कमांडोज को चाहकर भी नहीं रोक सकता था। इधर मेजर मुखर्जी और उनके 135 पैरा कमांडोज अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं और उधर उनके भारी भरकम हथियारों को एक अलग चार्टर्ड फ्लाइट में लोड करवा दिया जाता है। 17 मई 2000 के दिन सेकंड पैरा एसएफ के कमांडो सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सीधा हेस्टिंग्स एयरफील्ड ले जाया जाता है, जहां उन्हें अपने गोरखा रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग पर विस्तार से काम करना था। अगले दिन की सुबह 5 बजे यूएन के फोर्स कमांडर वीके जेटली भी हेस्टिंग्स पहुंच जाते हैं और सिएरा लियोन में सेकंड पैरा एसएफ का स्वागत करते हुए उनसे कहते हैं, जेंटलमैन, आप यहाँ एक ऐसे मिशन पर आए हैं जैसा भारत के फौजी इतिहास में आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया। दिस मिशन हैज गॉट 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स।
पहला कोइवा पे स्ट्राइक करके 23 भारतीय फौजियों को आरयूएफ की कैद से छुड़ाना, और दूसरा कायला उनमें फंसे 5 और 8 गोरखा के 233 सोल्जर्स और 11 यूएन ऑब्जर्वर्स को सुरक्षित बाहर निकाल के डारू तक लाना। काम पर लग जाइए बॉयज, और अपने भाइयों को घर वापस लाने के लिए कम से कम 2 प्लान्स बनाइए। आपके अगले ऑर्डर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Nothing gonna break me, nothing gonna slow me down. I'm strong, got the power, I can win and wear the crown. They never gonna see me. उधर हेस्टिंग्स में सेकंड पैरा एसएफ की टीम पूरे जोर शोर से अपने रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग में लग जाती है। और इधर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे डिप्लोमेटिक प्रयासों में देखते ही देखते लगभग 1.5 महीना और निकल जाता है। लाइबेरिया का राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर अपना दिया वचन ठीक से नहीं निभा पाता। उसके कहने पर आरयूएफ द्वारा भारतीय फौजियों को छोड़ा तो जरूर जाता है, लेकिन केवल उन 23 फौजियों को जिन्हें कोइवा में बंधक बनाया गया था। 29 जून 2000 के दिन ब्रिटिश आर्मी का C-130 प्लेन मेजर राजपाल पुनिया और उनके 22 गोरखा जवानों को एयरलिफ्ट करके कोइवा से फ्री टाउन ले आता है। लेकिन कायला उनमें फंसे उन 233 गोरखा फौजियों के ऊपर आरयूएफ का नेतृत्व इतना सा भी टस से मस नहीं होता। आरयूएफ के नेता जानते थे कि यदि उन्होंने इन भारतीय फौजियों को भी छोड़ दिया तो यूएन से अपनी बातें मनवाने के लिए उनके पास कोई लेवरेज नहीं रह जाएगी। इसीलिए टेलर के लाख अनुरोध करने पर भी वो गोरखा पीस कीपर्स को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होते। भारत सरकार पश्चिमी देशों के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक हल निकालने के प्रयासों में लगी रहती है, और इतने में देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में। 5 और 8 गोरखा राइफल्स के उन 233 फौजियों को कैलाउन में फंसे पूरे 2 महीने यानी के 60 दिन हो चले थे, और इन 60 दिनों में जनरल जेटली एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए थे। उनके ट्रूप्स किस हालत में अपना समय काट रहे होंगे और इस कैद का उनके मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, इन सवालों से जूझ रहे जनरल जेटली जल्द से जल्द मिलिट्री एक्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर बैठा नाइजीरिया का ओलुयेमी एडिनिजी इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उधर कायलाउन के बीचों बीच गैरिसन में रह रहे गोरखा फौजियों को तो आरयूएफ के बागी बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे, लेकिन स्थानीय सिविलियंस के साथ उनकी बदतमीजी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। गोरखा फौजियों के अलावा आरयूएफ ने यूएन के 11 पीस ऑब्जर्वर्स को भी यहाँ बंदी बनाया हुआ था, और इनमें से एक ऑब्जर्वर ब्रिटिश आर्मी से था। वो ही ब्रिटिश आर्मी जिसने सियरा लियोन के ऊपर पूरे 150 साल राज किया था। शायद यही कारण था कि आरयूएफ के बागी इस ब्रिटिश ऑब्जर्वर को आए दिन यातना दे रहे थे। कभी वो उसे आधी रात नींद से उठा पीटने लगते तो कभी घंटों तक उसके सर को टॉयलेट में डाल उसे उल्टा लटकाए रखते। जून के अंत में एक दिन आरयूएफ के 5 बागी ब्रिटिश ऑब्जर्वर को नंगा करने के बाद मूसलाधार बारिश के नीचे कीचड़ में खड़ा कर देते हैं। अपने टेप रिकॉर्डर पर जोर का म्यूजिक बजाते हैं और फिर शराब पीते हुए उसे नाचने के लिए कहने लगते हैं। पहले से ही घायल ये ब्रिटिश ऑब्जर्वर जैसे ही नाचना शुरू करता है तो नशे में धुत आरयूएफ के वो बागी उसके ऊपर अपनी बॉटल्स फेंकने लगते हैं। काफी देर तक चुपचाप ये तमाशा देखने के बाद आखिरकार एक गोरखा फौजी अपना आपा खो ही बैठता है और केवल अपने 2 हाथों से उन 5 बागियों को कीचड़ में घसीट के मारना शुरू कर देता है, और तब तक मारता है जब तक के हाथ जोड़िए बागी अपने प्राणों की भीख नहीं मांगने लगते। ट्रेनिंग के दौरान किसी एक फौजी के गलती करने पर पूरी यूनिट को दंड दिया जाता है, और आज फील्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे इस घटना की खबर आरयूएफ की लीडरशिप के पास पहुंचती है तो उनके द्वारा कायलाउन गैरिसन की फूड सप्लाई को पूरी तरह काटने का आदेश जारी कर दिया जाता है, और कायलाउन के रूट पर जगह जगह बैरियर लगा के बैठे आरयूएफ के बागी दवाई और राशन से लदे यूएन के ट्रक्स को रोकना शुरू कर देते हैं। एक अकेला गोरखा फौजी केवल अपने 2 हाथों से 5-5 फाइटर्स को अस्पताल कैसे भेज सकता है? आरयूएफ के नेता इस घटना पर गुस्से से कहीं ज्यादा शर्म महसूस कर रहे थे। शायद यही कारण था कि यूएन के हेलीकॉप्टर्स और विमानों को रोकने के लिए कायलाउन के चारों तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर दी जाती हैं। समय हाथ से रेत की तरह निकला जा रहा था। जनरल जेटली को अपने गोरखा फौजियों की सेहत से कहीं ज्यादा उनके मनोबल की चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि 60 दिनों से हजारों साइको फाइटर्स की कैद में फंसे गोरखा ट्रूप्स का मनोबल तो नीचे गिर ही रहा होगा, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के सामने भारतीय फौज की साख को भी चोट पहुंच रही होगी।
यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेटिक प्रयास वाले लॉलीपॉप से भी उनका विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। आरएफ द्वारा कायलाहुन में फूड सप्लाई काटे जाने की खबर मिलते ही भारत सरकार द्वारा उस समय के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज और उनके सेकंड इन कमांड मेजर जनरल जे सिंह को तुरंत सीरा लियोन भेज दिया जाता है। अपने 233 फौजियों को छुड़ाने के लिए अभी भी डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाए या फिर फौजी एक्शन का। वाजपेयी सरकार का अगला निर्णय इन्हीं 2 वरिष्ठ अफसरों की रिपोर्ट पर निर्भर करने वाला था। वैसे भी ये वो समय था जब दुनिया में सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी और विदेशी मीडिया तो विदेशी मीडिया, खुद भारतीय मीडिया भी पिछले 2 महीने से अफ्रीका में फंसे अपने फौजियों की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। फ्री टाउन में मीटिंग करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज और मेजर जनरल जेटली हेस्टिंग्स में सेकंड पैरा एसएफ यूनिट से मिलते हैं, जिनके साथ इस समय ब्रिटेन के एसएस कमांडोज भी ट्रेनिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के केवल 24 घंटे बाद पैरा एसएफ द्वारा एक एक्सट्रैक्शन प्लान तैयार कर ही लिया जाता है। 12 घंटे की अवधि वाला एक रेस्क्यू प्लान जिसका अब केवल एक ही उद्देश्य था, कायलाहुन में फंसे 233 गोरखा फौजियों और 11 यूएन ऑब्जर्वर्स को सही सलामत घर वापस लाना। ये प्लान तैयार होते ही जनरल जेटली द्वारा इसे अप्रूवल के लिए नई दिल्ली भेज दिया जाता है और भारत के डीजीएमओ एनसी विज वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और लंदन के दौरे पर निकल जाते हैं। लेकिन इन तीनों ही जगह से उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। उस समय भारत के प्रति यूएस और यूके सरकारों का जो अत्यंत उदासीन रवैया था, उसे याद कर जनरल विज आज भी गुस्से के मारे बुरी तरह तिलमिला उठते हैं। अगर हमारे फौजियों की जगह उनके फौजी हॉस्टेज बने होते तो फिर कहानी कुछ और ही होती। फिर जनरल जेटली को उनसे वो संयम बरतने वाला भाषण सुनने को नहीं मिलता। मैं वॉशिंगटन में लैंड करते ही समझ गया था कि ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करने वाले और अब जो भी करना है हमें खुद अकेले ही करना होगा। भारत वापस आते ही लेफ्टिनेंट जनरल विज सबसे पहले भारत के आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक को ब्रीफ करते हैं और फिर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में जनरल विज 2 टूक शब्दों में साफ कर देते हैं कि सीरा लियोन में फंसे अपने फौजियों की जान बचाने के लिए मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जनरल विज के कहते ही जॉर्ज फर्नांडिस उनसे केवल एक ही सवाल पूछते हैं और वो ये कि यदि भारत अफ्रीका में मिलिट्री एक्शन करता है तो इस एक्शन में कितने भारतीय फौजियों की जान जा सकती है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया का कोई फौजी एक्सपर्ट नहीं दे सकता था। लेकिन जनरल विज रक्षा मंत्री को इतना विश्वास जरूर दिलाते हैं कि भारत की तरफ जानी नुकसान जितना हो सके उतना कम होगा। मात्र आधे घंटे चली इस मीटिंग के बाद जॉर्ज फर्नांडिस मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो ही जाते हैं और अब विदेश मंत्री जसवंत सिंह को मनाने की बारी थी। जनरल विज के साथ हुई अपनी मीटिंग में जसवंत सिंह उन्हें जियोपॉलिटिक्स और भारत की पीस कीपिंग वाली इमेज के ऊपर दबा के लेक्चर देते हैं और जनरल विज भी इस लेक्चर को चुपचाप सुनते रहते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये मीटिंग खत्म होने तक जसवंत सिंह भी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो ही जाएंगे। भारत का ये विदेश मंत्री भी किसी जमाने में इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर जो हुआ करता था। सर, डू यू नो कि वहाँ सिएरा लियोन में हमारे फौजियों को क्या क्या कर बुलाया जाता है? जनरल विजय पूछते हैं तो जसवंत सिंह थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। ब्लू हेलमेट्स। हमारे पीस कीपर्स को वहाँ ब्लू हेलमेट्स कहकर बुलाया जाता है सर, क्योंकि वो अपने सर पे हर समय यूएन का नीला हेलमेट लगा कर रखते हैं। लेकिन आज जब पिछले 60 दिनों से वो आरएफ की कैद में है तो उसी यूएन ने उन्हें उनके हाल पे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? उन ब्लू हेलमेट्स के नीचे जो सर है वो भारतीय है, भारतीय। एंड दिस फकिंग वर्ल्ड विल हैव टू रेस्पेक्ट दैट। फर्नांडिस और जसवंत सिंह के बाद इस फौजी प्लान को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रख दिया जाता है। वाजपेयी जी कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के मिलिट्री एक्शन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी यदि एक बार बाकी पार्टियों से भी अनुमति ले ली जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत ऑपोजिशन के लगभग सारे लीडर शामिल होते हैं। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग के दौरान रेस्क्यू मिशन की ऑपरेशनल डिटेल्स तो उजागर नहीं की जाती, लेकिन इस प्लान की एक मोटी मोटी रूपरेखा यहाँ मौजूद नेताओं के सामने अवश्य प्रस्तुत की जाती है। जनरल विज के इस प्लान को ध्यान से सुनने के बाद ऑपोजिशन के सभी नेता एक स्वर में उनसे केवल एक ही सवाल पूछते हैं, इस ऑपरेशन में आखिर कितने भारतीय फौजियों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है? जनरल विज एक बार फिर वही उत्तर इन लोगों को देते हैं जो उन्होंने जसवंत सिंह को दिया था।
लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी, ऐसा कोई आश्वासन मैं आपको चाहकर भी नहीं दे सकता। कैजुअलिटीज कितनी होंगी मेरे पास इसका उत्तर भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक वचन जरूर दे सकता हूं। चाहे हमारी कैजुअलिटीज कितनी भी हों, लेकिन वो उन बागियों से बहुत ज्यादा कम होंगी। और वैसे भी अब ये सवाल हमारे लिए कैजुअलिटीज का रह ही नहीं गया है, बल्कि भारतीय सेना के गौरव और सम्मान का बन चुका है। हमारे 233 फौजी जंगली मच्छरों से भरे उस जहन्नुम में पिछले 60 दिनों से घोर अपमान झेल रहे हैं। घोर अपमान, घोर अपमान। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने फौजियों को इस अपमान से मुक्ति दिलवा दीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद। ऑपरेशन खुखरी की सफल प्लानिंग के लिए अब सेकंड पैरा एसएफ को फुल प्रूफ इंटेलिजेंस की आवश्यकता थी। कायला उनके अंदर और बाहर आरयूएफ ने टोटल कितनी पोस्ट बनाई हुई हैं और इन पोस्ट पर मौजूद बागियों की कुल संख्या कितनी है, आरयूएफ के पास किस किस प्रकार के कितने हथियार हैं और वो आने जाने के लिए कौन से रूट्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की बारीक इंटेलिजेंस के बिना रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने का मतलब था अपने 233 गोरखा फौजियों की जान को खतरे में डालना। इस समय कायला उनमें ऐसे सिविलियंस की कोई कमी नहीं थी जो या तो बीमार चल रहे थे या फिर जिन्हें आरयूएफ द्वारा घायल कर दिया गया था। जनरल जेटली के कहने पर डारू में गोरखा बटालियन के 2IC मेजर पुनिया आरयूएफ के स्थानीय कमांडर से मिलते हैं और उनके बार बार आग्रह करने पर आखिरकार ये कमांडर घायल और बीमार सिविलियंस को एयरलिफ्ट करने की अनुमति दे ही देता है। इस मौके का फायदा उठा जनरल जेटली द्वारा यूएन के हेलीकॉप्टर्स में अत्यंत पावरफुल ब्रिटिश कैमरे लगवा दिए जाते हैं। घायल और बीमार सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करते समय ब्रिटिश आर्मी के कैमरे कायला उनका बर्ड आई व्यू कैप्चर कर लेते हैं और इस तरह सेकंड पैरा एसएफ को आरयूएफ के डिप्लॉयमेंट की पूरी पिक्चर तो मिल ही जाती है, लेकिन साथ ही कायला उनके बाहर ऐसी लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो ऑपरेशन के दौरान लैंडिंग जोन्स का काम करने वाली थी। भारतीय पैरा एसएफ जानती थी कि अपने गोरखा फौजियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इतनी इंटेलिजेंस बिल्कुल भी काफी नहीं है। कायला उनके अंदर क्या चल रहा है सेकंड पैरा एसएफ को उसकी भी क्लियर तस्वीर चाहिए थी और इस इंटेलिजेंस को हासिल करने का एकमात्र तरीका था अंडरकवर ऑपरेशन। गोरखा फौजियों के ऊपर यूएन के साथ नेगोशिएट करने का जिम्मा आरयूएफ द्वारा कायला उनके ही एक स्थानीय कमांडर को सौंपा गया था। ये कमांडर मेजर राजपाल पुनिया का अच्छा खासा दोस्त भी बन चुका था और उसके साथ गुडविल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जनरल जेटली ने उसे यूएन की एक ऑफिशियल जीप और जीप के साथ एक ड्राइवर कम बॉडीगार्ड भी दे दिया था। इस ड्राइवर का नाम था कैप्टन धीरज सिंह थापा। 10 राष्ट्रीय राइफल्स का एक निर्भीक ऑफिसर जो इस समय पैराशूट रेजिमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश एसएस द्वारा दिए गए एक छोटे से कैमरे से लैस कैप्टन थापा आराम से कायला उनके गैरिसन में सेंध लगा लेते हैं। क्योंकि वो स्थानीय आरयूएफ कमांडर के पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर थे, इसलिए पूरे कायला उनमें उनके साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। अगले एक हफ्ते में कैप्टन थापा कायला और डारू के बीच कई ट्रिप्स लगाते हैं और इस रूट की तस्वीरें खींच आराम से सेकंड पैरा एसएफ को भेजते रहते हैं। कायला उनसे डारू की तरफ जाने वाला है रास्ता ऑपरेशन खुखरी के दौरान गोरखा फौजियों का एकमात्र एस्केप रूट होने वाला था। एस्केप रूट के अलावा हॉस्टेजेस की अवस्था, संभावित लैंडिंग जोन्स और बागियों की पोस्ट समेत हर वो लोकेशन और चीज जो पैरा एसएफ के लिए जरा सी भी सहायक हो सकती थी, कैप्टन थापा उन सबके ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा कर लगातार फ्रीटाउन भेजते रहते हैं। अपनी जान पर खेलकर इकट्ठा की गई इस इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सेकंड पैरा एसएफ द्वारा दुश्मन के डिप्लॉयमेंट की एकदम साफ तस्वीर बना ली जाती है। इस तस्वीर के अनुसार आरयूएफ ने अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स कायलाहुन और डारू के बीच पड़ने वाले पेंडेम्बू नामक एक छोटे से शहर में बनाया हुआ था। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस थी जो इस समय भारत के अलावा पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं थी। कैप्टन थापा द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी को हासिल करने के लिए ब्रिटिश आर्मी पैरा एसएफ के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है, लेकिन इस समय तक जनरल जेटली कई बार धोखा खा चुके थे और अब वो छाछ को भी फूंक मार मार कर पी रहे थे।
सीरा लियोन में ब्रिटेन का हाई कमिश्नर एलन जोन्स जनरल जेटली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। वो उनसे कहता है कि क्योंकि कायलाहुन के हॉस्टेजेस में एक ब्रिटिश फौजी भी शामिल है, इसलिए एसएस टीम के साथ भी ऑपरेशन खुकरी से जुड़ी सारी डिटेल शेयर की जानी चाहिए। लेकिन जब जनरल जेटली द्वारा उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है तो वो सीरा लियोन के राष्ट्रपति अहमद तेजान काबा के सामने जाकर रोने लगता है। एलन जोन्स की शिकायत पर अब सीरा लियोन का राष्ट्रपति खुद जनरल जेटली को फोन लगा उनसे ब्रिटिश एसएस के साथ मिल काम करने का अनुरोध करता है, लेकिन दूध का जलाए भारतीय जनरल अभी भी टस से मस नहीं होता। दुनिया भर में धक्के खाने के बाद ब्रिटेन द्वारा जनरल जेटली के सामने एक ऑफर रखी जाती है, एसएस को ऑपरेशन खुकरी में शामिल करने के बदले 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स। जनरल जेटली जानते थे कि इंडियन एयरफोर्स के सोवियत हेलीकॉप्टर्स यूएस मेड चिनूक का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ समझौता कर ही लेते हैं। एक समझौता जिसके तहत अब एसएस कमांडोज भी इस मिशन में हिस्सा लेने वाले थे और ब्रिटिश आर्मी इसके बदले अपने 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स पैरा एसएफ को उधार देने वाली थी। ऑपरेशन खुकरी को लॉन्च करने का समय आ गया था। जनरल जेटली द्वारा किए गए आकलन के अनुसार उनका सामना आरयूएफ की 5 बटालियंस के साथ होने वाला था, जिनके पास कुल मिलाकर 5000 बागी थे। 5000 बागी जिनके पास AK-47 और आरपीजीज के अलावा कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी कि एपीसीज भी थीं। वहीं जनरल जेटली के पास नाइजीरियन और घानाइयन ट्रूप्स की एक कंपनी के अलावा भारत से एक 5 और 8 गोरखा बटालियन, एक 18 ग्रेनेडियर्स की बटालियन, एक क्विक रिएक्शन कंपनी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इंजीनियर कंपनी की एक यूनिट, एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट, एक एविएशन यूनिट और एक सेकंड पैरा एसएफ की टीम मौजूद थी। सुनने में नाम भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन इनके ट्रूप्स की कुल संख्या आरयूएफ के बागियों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी। 1963। 5000 साइको बागियों के मुकाबले लगभग 2000 फौजी। युद्ध नीति के नियमानुसार ये रेशो इसके ठीक उलट होनी चाहिए थी, यानी कि हर बागी के बदले जनरल जेटली के पास कम से कम 3 फौजी होने चाहिए थे। लेकिन अब और ट्रूप्स को सीरा लियोन बुलाने का समय बिल्कुल भी नहीं रह गया था। कायलाहुन में फंसे उन गोरखा फौजियों के लिए एक एक क्षण काटना भारी हो रहा था। उनके पास खाना पीना और दवाइयां तो पहले ही लगभग खत्म हो गई थी और अब पीने का साफ पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा था। जीते जी नरक भोग रहे भारत के गोरखा फौजी जिस दयनीय दशा में सांस ले रहे थे, उसकी कल्पना मात्र जनरल जेटली को चैन से नहीं सोने दे रही थी। हेस्टिंग्स में ऑपरेशन खुकरी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। प्लान के अनुसार ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर्स द्वारा 2 पैरा एसएफ टीम्स को कायलाहुन से 6 किलोमीटर दूर किनीवा में ड्रॉप किया जाना था। कायलाहुन में फंसे गोरखा फौजियों को यहीं से होकर दारू जाना था, इसीलिए इस इलाके को आरयूएफ के कब्जे से मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक था। किनीवा रूट को कैप्चर करने के बाद कैप्टन धीरज थापा के नेतृत्व में 5 पैरा कमांडोज को दबे पांव कायलाहुन के बीचों बीच बने गैरिसन में घुसना था और सबसे पहले घायल और बीमार गोरखा फौजी और फिर यूएन के उन 11 पीस ऑब्जर्वर्स को बाहर निकालना था। गैरिसन की दीवार को विस्फोटकों से उड़ाने के बाद इन सभी लोगों को लैंडिंग जोन में खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर्स में बिठाया जाना था और फिर ध्वस्त हो चुकी उस दीवार से बाहर निकल बाकी के सभी गोरखा ट्रूप्स को फुल स्पीड में कायलाहुन के टाउन सेंटर पहुंचना था, जहां सेकंड पैरा एसएफ के मेजर अजय मुखर्जी को अपने 135 कमांडोज के साथ पहले से ही तैयार रहना था। इस पॉइंट पर गोरखा फौजियों के आगे और पीछे दोनों तरफ पैरा एसएफ का गार्ड बनाने के बाद इस भारतीय कॉन्वॉय को शाम होने से पहले पेंडेम्बू तक की यात्रा करनी थी। मैड मैक्स की फिल्मी दुनिया के जैसी एक अत्यंत खतरनाक लेकिन वास्तविक यात्रा, मृत्यु से जीवन की तरफ जाने वाली एक यात्रा, जिसके दौरान इंडियन एयरफोर्स के मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स को आकाश से कवर प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार चल रहा था। भारत सरकार ने पैरा एसएफ को कुछ भी करने की खुली छूट दी हुई थी, सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी एंड टाइम पर, बिल्कुल एंड टाइम पर इंद्रदेव अपना मुंह फुला लेते हैं। 14 जुलाई की रात अचानक आकाश में काले स्याह घने बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते मेह बरसने लगता है और फिर बिना रुके लगातार बरसता रहता है।
15 जुलाई को सुबह के 2:30 बजे सर से पैर तक हथियारों से लदे 135 भारतीय कमांडोज अपने मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े होते हैं। मेजर मुखर्जी जानते थे कि अचानक बिगड़ चुके इस मौसम ने उनकी टीम के मन में कई प्रश्नों को जन्म दे दिया होगा। इसीलिए अपने कमांडोज को एक साथ इकट्ठा कर वो उनसे कहते हैं, जेंटलमैन, ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, इसलिए हर वो चीज जो हमारे हाथ में नहीं है हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अर्जुन की तरह हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है, और वो है हमारे 200 गोरखा भाइयों की घर वापसी। एक भी आदमी की जान नहीं जाएगी, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। आई सेड एक भी आदमी की जान नहीं जाएगी, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। बॉयज, लेट्स ब्रिंग आवर द होम। सुबह के ठीक 4 बजे सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी का C-130 हरकुलिस कायलाउन के लिए उड़ान भरता है। इस दैत्यकाय विमान को RAF के रेडियो कम्युनिकेशंस को जैम करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके ठीक 1 घंटे बाद पैराएसएफ के कमांडोज को ले दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी टेक ऑफ कर जाते हैं और मोवा नदी के ऊपर से उड़ान भरते हुए फुल थ्रॉटल मोड में कायलाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस अद्भुत दृश्य को याद कर अब ब्रिगेडियर बन चुके अजय मुखर्जी के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। हेस्टिंग से उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद आगे वाले चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठा SS सार्जेंट भारतीय कमांडोज को देख अचानक जोर से चिल्लाता है, 5 minutes to go! ये वार्निंग मिलते ही दोनों चिनूक जंगल के बीचों बीच नीचे की तरफ जाने लगते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के विशाल काय पंखों से निकल रही तूफानी हवा जंगल के पेड़ पौधों को तिनकों की तरह उड़ाने लगती है, और इतने में ही मेजर मुखर्जी की तरफ देखते हुए वो सार्जेंट अपनी हथेली को हवा में उठा मुक्का बना लेता है और फिर एक एक कर अपनी उंगलियों को उठाते हुए लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू कर देता है। 5, 4, 3, 2, 1। ब्रिटिश सार्जेंट का काउंटडाउन पूरा होते ही सबसे पहले मेजर मुखर्जी एक रस्सी के सहारे नीचे स्लाइड करते हैं और फिर उनके पीछे पीछे बाकी सभी कमांडोज भी अत्यंत फुर्ती के साथ इस जंगल में उतर जाते हैं। मेजर मुखर्जी और उनके कमांडोज के किनीवा में लैंड करते ही दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स कैप्टन थापा के साथ 5 कमांडोज को ले कायलाहुन चले जाते हैं, और उनके यहाँ से निकलते ही मेजर मुखर्जी की टीम किनीवा कायलाहुन रूट पर बूबी ट्रैप्स और IEDs बिछाने में लग जाती है। उधर कायलाहुन के आकाश में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट RAF के बागियों को थोड़ा सतर्क कर देती है, लेकिन गैरिसन में फंसे गोरखा फौजियों को पिछली रात ही रेडियो पर बता दिया गया था कि आज की सुबह पैराएसएफ के 6 कमांडोज द्वारा उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स के यहाँ पहुंचने से बहुत पहले ही सारे गोरखा फौजी और UN ऑब्जर्वर्स पूरी तरह तैयार बैठे हुए थे। दबे पांव गैरिसन के बाहर पहुंचने के बाद कैप्टन थापा की टीम द्वारा यहां पहरा दे रहे RAF के बागियों को बड़े ही आराम से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और वो भी बिना कोई राउंड फायर किए। अपने कॉम्बैट नाइफ से इन बागियों को ऊपर भेजने के बाद एक कमांडो गैरिसन की दीवार पर IED प्लांट कर देता है, और इसके ठीक 5 मिनट बाद जैसे ही एक जोर का धमाका इस गैरिसन की दीवार को नीचे गिराता है, कैप्टन थापा और उनकी टीम फॉस्फोरस ग्रेनेड्स फेंकते हुए RAF के बागियों के ऊपर चुन चुन के फायरिंग करने लगते हैं। हर रात की तरह पिछली रात भी नशा करके सोए बागी सर कटे मुर्गों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, और चारों तरफ फैली इस घोर अफरा तफरी के बीच दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स गैरिसन के ठीक बाहर लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन थापा और उनकी टीम इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को चारों तरफ से घेर उनकी तरफ आने वाले बागियों के ऊपर भीषण अग्निवर्षा कर डालते हैं। पैराएसएफ से मिल रहे इस कवर फायर के बीच 5 और 8 गोरखा राइफल्स के फौजी सबसे पहले अपने घायल और बीमार साथियों को हेलीकॉप्टर्स में चढ़ाते हैं, और फिर UN के उन 11 ऑब्जर्वर्स को जिनमें बुरी तरह चोटिल वो ब्रिटिश फौजी भी शामिल था। अपनी जान को खतरे में डाल RAF से लड़ रहे भारतीय पैरा कमांडोज अच्छे से जानते थे कि अपने फौजी को यहाँ से निकालने के बाद ब्रिटिश हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखेंगे, और होता भी ठीक ऐसा ही है।
दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स के यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद अब ग्राउंड पर गोरखा फौजियों की संख्या 200 रह जाती है। ये सभी के सभी अपने ट्रक्स में सवार हो गैरिसन की ध्वस्त हो चुकी उस दीवार से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। कैप्टन थाबा के साथ ये 200 गोरखा फौजी सुबह के ठीक 7 बजे कायलाहुन टाउन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां मेजर मुखर्जी की टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। इस पैराएसएफ टीम का एक एक कमांडो अच्छे से जानता था कि उसका असली ऑपरेशन तो अब शुरू होने वाला है। मेजर मुखर्जी द्वारा अपनी इस टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, फ्रंट गार्ड और रियर गार्ड। फ्रंट गार्ड को गोरखा कॉन्वॉय के आगे रहते हुए सुरक्षा प्रदान करनी थी और रियर गार्ड को पीछे से। मेजर मुखर्जी रियर गार्ड में रहते हुए इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे। वो जानते थे कि सर फिरे बागियों के बीच पूरे 2.5 महीने का नरक भोगने के बाद इन गोरखा फौजियों का मनोबल थोड़ा हल्का तो जरूर पड़ गया होगा। यही कारण था कि इन गोरखा ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी स्पीच देने के बाद मेजर मुखर्जी पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं, जय मां काली! अपनी रेजिमेंट का नारा बुलंद करने के साथ ही गोरखा फौजियों का काफिला डारू की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। एक यात्रा जिसमें शाम होने से पहले पहले उन्हें हर कीमत पर पेंडेम्बू पहुंचना था। वही पेंडेम्बू जहां आरईएफ ने अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ था। पैराएसएफ की 2 यूनिट्स के बीच चल रहे इन गोरखा फौजियों का जोश आज 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन जिंदगी और मौत का निर्णय करने वाली इस यात्रा के शुरू होते ही किस्मत के भगवान एक बार फिर उनसे नाराज हो जाते हैं। कायलाहुन से निकलते ही भारतीय ट्रकों के टायर्स कीचड़ में धंसने लगते हैं। पिछली रात बरसे विकराल पानी ने पहले से ही कच्चे रास्ते को एक दलदल बना दिया था। इस कीचड़ का नतीजा ये होता है कि पीछे से आ रहे आरईएफ के बागी आखिरकार भारतीय कॉन्वॉय के पास पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही अपने आरपीजी से उनके ऊपर रॉकेट्स दागना शुरू करते हैं। कॉन्वॉय के पीछे चल रहे मेजर मुखर्जी द्वारा अपने आईडीज और बूबी ट्रैप्स को ट्रिगर कर दिया जाता है। फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे आरईएफ के टोयोटा ट्रक्स और ट्रक्स में सवार बागी खिलौनों की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन आरईएफ के पास ना ही ट्रकों की कोई कमी थी और ना ही आदमियों की। भारतीय कॉन्वॉय के पीछे आरईएफ के 2-4 आदमी नहीं बल्कि बागियों का एक सैलाब आ रहा था। मेजर मुखर्जी जानते थे कि यदि उन्हें जल्द ही एयर सपोर्ट नहीं मिली तो उनके लिए जीवित पेंडेम्बू तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। पीछे से आ रहे आरईएफ के बागी एक के बाद एक आरपीजी फायर कर रहे थे और अंधाधुंध आगे जा रहे इन रॉकेट्स में से एक सड़क किनारे खड़े पेड़ों से जाकर टकरा जाता है। पेड़ों की मोटी मोटी टहनियां कॉन्वॉय के पीछे चल रही पैराएसएफ की एक जीप के आर पार हो जाती हैं और इसकी वजह से 2 पैरा कमांडोज ठीक ठाक घायल हो जाते हैं। अपनी असॉल्ट राइफल से बागियों के ऊपर फायरिंग कर रहे मेजर मुखर्जी और उनके कमांडोज बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। बागियों से कहीं ज्यादा उन्हें आकाश में छाए बादलों से डर लग रहा था, जिनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहकर भी अपनी उड़ान नहीं भर पा रहे थे। इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए मेजर मुखर्जी अपने कमांडोज की तरफ लॉन्चर्स निकालने का इशारा करते हैं और इसके ठीक अगले ही क्षण भारतीय फौज के काल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स आरईएफ की गाड़ियों पर गुस्साए ड्रैगन्स की भांति आग बरसाना शुरू कर देते हैं। पैराएसएफ के इतिहास की सबसे भीषण फायर फाइट को देखते ही देखते 45 मिनट बीत चुके थे। मेजर मुखर्जी के कमांडोस अपने काल गुस्ताव लॉन्चर से आरईएफ के ट्रकों को एक एक कर हवा में उड़ा रहे थे कि तभी अचानक दूर आकाश से बॉलीवुड के हिंदी गानों की आवाज आने लगती है। ये शाला, ये आसमान से हिंदी गाना कौन गा रहा है? पूरी तरह अचंभे में आ चुके मेजर मुखर्जी जैसे ही अपने साथ वाले कमांडो से पूछते हैं, उन्हें अपने रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। हाँ मुक्को मेरे भाई, पार्टी कैसी चल रही है? ये इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अरुण समतानी की आवाज थी। इससे पहले के मौसम पूरी तरह साफ हो पाता, विंग कमांडर समतानी अपने मी-35 गनशिप को ले भारतीय कॉन्वॉय की दिशा में उड़ान भर चुके थे।
इंडियन एयरफोर्स का मैसेज मिलते ही मेजर मुखर्जी आसमान की तरफ देख पहले तो भगवान को धन्यवाद करते हैं और फिर हंसते हुए अपने रेडियो में कहते हैं, वेलकम टू द पार्टी समतानी मेरे भाई, वेलकम टू द पार्टी। कीचड़ बन चुकी सड़क के ऊपर डारू की तरफ जा रहे मेजर मुखर्जी और उनके कमांडोज को बागियों से लोहा लेते पूरे 3 घंटे होने वाले थे। सीरा लियोन का मौसम थोड़ा साफ हो गया था और बादलों को चीरती हुई सूरज की किरणें नीचे जमीन पर गिरने लगी थीं। अपने एक हाथ से बागियों के ऊपर फायरिंग कर रहे मेजर मुखर्जी दूसरे हाथ से एक ऑरेंज कलर का स्मोक ग्रेनेड बागियों की तरफ फेंकते हैं और फिर अपना पूरा जोर लगाकर रेडियो में चिल्लाते हैं, इस नारंगी धुआं के पीछे दूर दूर तक सिर्फ दुश्मन है समतानी, जो ठीक लगे वो कर। मेजर मुखर्जी का मैसेज मिलते ही भारतीय Mi-35 में लगी ट्विन बैरल गन्स 23 mm के दैत्य काय राउंड्स बागियों के ऊपर बरसाना शुरू कर देती हैं। 3400 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से फायरिंग कर रही ये 2 तोपें सड़क से बागियों को कुछ यूं साफ करने लगती हैं जैसे मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इससे पहले के आरएएफ के बागी विंग कमांडर समतानी के अटैक से उबर पाते 2 रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर्स भी आकाश में प्रकट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीकन मर्सनरीज द्वारा उड़ाए जा रहे 2 अटैक हेलीकॉप्टर जिन्हें पिछली ही शाम जनरल जेटली द्वारा 700 रॉकेट सप्लाई किए गए थे। असली पार्टी तो अब शुरू हुई थी। दो Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच में उड़ रहा इंडियन एयरफोर्स का Mi-35 गनशिप। हॉलीवुड का बड़े से बड़ा राइटर चाहकर भी ऐसा सीन नहीं लिख सकता था। इस ट्राई फॉर्मेशन द्वारा की जा रही प्रचंड फायरिंग केवल कुछ ही मिनटों में 2 किलोमीटर सड़क को मक्खन की तरह साफ कर देती है। इन 3 हेलीकॉप्टर्स द्वारा आरएएफ के बागियों पर की जा रही ये फायरिंग अगले 2 घंटों तक बिना रुके लगातार चलती रहती है। सुबह के 10:30 बजे तक पैरा एसएफ के साथ चल रहा 200 गोरखा फौजियों का एक कॉन्वॉय गेहून नामक एक स्थान पर पहुंच जाता है। भारतीय फौज की 18 ग्रेनेडियर्स का एक कॉलम पहले ही अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ यहां तैयार खड़ा था। अब से कोई 2.5 घंटे पहले इन भारतीय फौजियों के प्रचंड एरियल अटैक ने इस इलाके को आरएएफ के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा दिया था। यहाँ से 65 गोरखा फौजियों को एयरलिफ्ट कर 18 ग्रेनेडियर्स के साथ सीधा डारू भेज दिया जाता है, जबकि बाकी के 135 गोरखा एक बार फिर पैरा एसएफ की सुरक्षा में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार उनका अगला स्टॉप पेंडेम्बू होने वाला था, जहां गोरखा राइफल्स की एक और यूनिट उनका इंतजार कर रही थी और रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी। जैसे ही भारतीय कॉन्वॉय गेहून से पेंडेम्बू के लिए निकलता है, कुछ किलोमीटर दूर तैनात आरएएफ के सैकड़ों बागी इस रास्ते को विस्फोटक लगा के ध्वस्त कर देते हैं। आईडी के इस धमाके से सड़क के बीचों बीच कई फुट गहरा एक गड्ढा बन जाता है, जिसे पार करके आगे जा पाना कतई संभव नहीं था। इस सड़क को उड़ाने के बाद आरएएफ के बागी दोनों तरफ घने जंगलों में छिप जाते हैं और आराम से घात लगाकर भारतीय ट्रूप्स के यहाँ पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन एक बात जो इन बागियों में से कोई नहीं जानता था, वो ये कि यूएन के फोर्स कमांडर वीके जेटली अपने हेलीकॉप्टर में बैठे आसमान से उनको लाइव मॉनिटर कर रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि वो ब्रिटिश C-130 हरकुलिस, जिसे आरएएफ के रेडियो कम्युनिकेशंस को जैम करने का जिम्मा सौंपा गया था, वो अपना काम करने में पूरी तरह फेल हो गया था। यही कारण था कि अपने वायरलेस रेडियोस पर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में आरएएफ के बागियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पिछले 1 साल से सिएरा लियोन में सर्व कर रहे जनरल जेटली आरएएफ की रग रग को समझने लगे थे और अब उनसे 4 कदम आगे चल रहे थे। वो जानते थे कि आरएएफ के बागी सड़क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे और इसी के चलते उनके द्वारा बंगाल सैपर्स की कंपनी को दर्जनों टगबोट्स के साथ स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। जैसे ही गोरखा कॉन्वॉय गेहून में उस जगह पर पहुंचता है जहां आरएएफ द्वारा सड़क में गड्ढा बनाया गया था, बंगाल सैपर्स की वो कंपनी भी यहाँ पहुंच जाती है और अपने साथ लाए फ्लेक्सिबल टगबोट्स की सहायता से इस रास्ते की मरम्मत करना शुरू कर देती है। बंगाल सैपर्स के इन ज्यादातर फौजियों की आयु मात्र 19 से 23 साल के बीच थी और इनमें से कुछ की तो अभी ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। इधर बंगाल सैपर्स के लड़के अपना काम करना शुरू करते हैं और उधर जंगल में छिपे आरएएफ के बागी उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।
आरईएफ की फायरिंग शुरू होते ही पैरा एसएफ के कमांडो सड़क बना रहे अपने इंजीनियर भाइयों के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और फिर जंगल में छिपे आरईएफ के बागियों को इस बार ऐसा भीषण प्रत्युत्तर देते हैं जिसे वो जीते जी कभी नहीं भूलने वाले थे। इस अत्यंत विकराल फायर फाइट के ठीक बीचों बीच फंसे इंजीनियर कंपनी के भारतीय फौजी कुछ यूं अपना काम कर रहे थे जैसे मानो इट्स जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। कभी कान के पास से सर करके निकल रही गोली तो कभी सर के ऊपर से धाएं करके निकल रहे रॉकेट्स। लेकिन इस सब के बावजूद भी रुकना तो बहुत दूर की बात, इनमें से एक भी भारतीय फौजी अपनी पलक तक भी नहीं झपकाता। बंगाल सैपर्स के इन फौजियों को गड्ढे के ऊपर एक मेकशिफ्ट रास्ता बनाने में मात्र 2 घंटे का समय लगता है और इन 2 घंटों के दौरान पीछे से आ रहे आरएएफ के काफिले को आकाश से आग बरसा रहे 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल भी आगे नहीं आने देते। इधर गेहूं में पैरा एसएफ का इतना विकराल रूप देख आरएएफ के ज्यादातर बागी उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं और इन बागियों के यहां से भागते ही पैरा एसएफ की सुरक्षा के ठीक बीचों बीच चल रहा गोरखा फौजियों का कॉन्वॉय एक बार फिर पेंडेम्बू की तरफ बढ़ने लगता है। सुबह के 6:15 बजे का अलाउंस से निकला गोरखा कॉन्वॉय शाम के 7 बजे तक पेंडेम्बू पहुंच ही जाता है। इस भारतीय कॉन्वॉय को रास्ते में कितने भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 70 किलोमीटर का सफर तय करने में उन्हें पूरे 12 घंटे का समय लग गया था। अपनी जान दांव पर लगाकर पेंडेम्बू पहुंचे भारतीय कॉन्वॉय के लिए एक बहुत अच्छी और एक थोड़ी सी बुरी खबर उनका यहाँ इंतजार कर रही थी। अच्छी खबर यह कि गोरखा राइफल्स की एक यूनिट ने पहले ही आरईएफ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था और बुरी खबर यह कि इन फौजियों को आज की पूरी रात इसी हेडक्वार्टर में गुजारनी थी। 15 जुलाई 2000 की ये रात काली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने वाली थी। पेंडेम्बू पहुंचने के बाद सभी गोरखा फौजियों को सबसे पहले चाय, कॉफी और अच्छा सा खाना दिया जाता है। पिछले 75 दिनों से अत्यंत दयनीय परिस्थिति में रह रहे गोरखा फौजी कई हफ्तों के बाद आज इतना बढ़िया गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। पेंडेम्बू को आरईएफ के कब्जे से मुक्त कराने वाले गोरखा फौजी अपने भाइयों को यूं इतने चाव से खाना खाते देख चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। खाने पीने के अलावा मेडिकल यूनिट के डॉक्टर्स द्वारा पैरा एसएफ के उन कमांडोज की मरहम पट्टी भी की जाती है जो अपनी मैड मैक्स यात्रा के दौरान घायल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर कमांडोज मेजर मुखर्जी के साथ कॉन्वॉय के पीछे चल रहे रियर गार्ड का हिस्सा थे। पेंडेम्बू में मरहम पट्टी, दवा दारू और पेट भर खाना खाने के बाद वो 135 गोरखा फौजी सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से अपनी आंखें बंद भी कर पाते आरईएफ के 250 बागी इस पोस्ट पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस बार गोरखा राइफल्स और पैरा एसएफ पूरी तरह तैयार थे और अपने मी-35 के साथ विंग कमांडर समतानी अभी भी आकाश में मंडरा रहे थे। भारतीय फौजियों की ट्रेनिंग, कौशल और सामंजस्य के सामने आरईएफ के बागी कुछ यूं प्रतीत हो रहे थे जैसे वैभव सूर्यवंशी को कोई 72 साल के अंकल बॉलिंग करा रहे हों। भारतीय फौजियों के साथ केवल आधे घंटे लड़ने के बाद ही आरईएफ के 250 बागी उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। आरईएफ द्वारा किए गए इस असफल अटैक के थोड़ी देर बाद मेजर जनरल वीके जेटली भी अपने हेलीकॉप्टर में पेंडेम्बू पहुंच जाते हैं और सबसे पहले कायलाहुन से मुक्त कराए गए अपने गोरखा फौजियों से मिलते हैं। जेंटलमैन, आप लोगों को 75 दिनों तक जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक इतने बड़े दिग्गज जनरल को यूं माफी मांगते देख इन गोरखा फौजियों की आंखें नम हो जाती हैं। आप सब लोगों ने अच्छे से खाना तो खा लिया है ना? क्यों गोरखा, कितना बूढ़ी खाया? गुड गुड, वेरी गुड। तो फिर अब थोड़ी देर सो जाइए। हमारे पास सॉलिड इंटेलिजेंस है कि आरईएफ वाले इस पोस्ट पर बार बार अटैक करेंगे, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं कि वह आपकी नींद खराब नहीं कर पाएंगे। जाइए और आराम से घोड़े बेचकर सो जाइए, बाकी बातें कल डारू में करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद। मेजर जनरल जेटली का यह अटूट विश्वास बिना कारण नहीं था।
उनके द्वारा पेंडेम्बू हेडक्वार्टर्स के चारों तरफ 81 mm के अनेकों इवन मोर्टार्स और 105 mm की लाइट फील्ड गन्स भी इंस्टॉल करवा दी गई थीं। ये सारा इंतजाम करने का केवल एक ही उद्देश्य था, कायला उनसे छुड़ाए गए अपने उन गोरखा फौजियों को बिना किसी खरोंच दारू तक पहुंचाना। इस पूरी रात के दौरान आरिफ के बागी कुल मिलाकर 6 बार भारतीय पोस्ट पर अटैक करते हैं, कभी दबे पांव जंगलों के रास्ते तो कभी अपने टोयोटा ट्रक्स में सड़क के रास्ते। वो बार बार अटैक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीचे जमीन पर लगी भारतीय फौज की आर्टिलरी और ऊपर आकाश में उड़ रहा इंडियन एयरफोर्स का Mi-35 हेलीकॉप्टर उन्हें एक बार भी आगे नहीं आने देते। No, it just ain't fair. सुबह के कोई 5:30 बजे छठा अटैक करने के बाद आरयूएफ के हौसले आखिरकार पूरी तरह पस्त हो ही जाते हैं। इस आखिरी अटैक में पेंडेम्बू के आरयूएफ कमांडर को पैराएसएफ द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है और अपने इस कमांडर के मरते ही आरयूएफ के बागी पेंडेम्बू से जितना हो सके उतना दूर भाग खड़े होते हैं। अगले दिन का सूर्योदय होते ही 135 गोरखा फौजी और पैराएसएफ कमांडोज को एयरलिफ्ट कर डारू भेज दिया जाता है, जहां से मेजर अजय मुखर्जी और उनकी टीम वापस फ्री टाउन चले जाते हैं। पूरे 75 दिनों तक नीरा नरक भोगने के बाद आज खुली हवा में सांस ले रहे अपने गोरखा फौजियों का स्वागत करने के लिए खुद भारत के डीजीएमओ एनसी विज भी डारू आए हुए थे। अपने इन गोरखा जवानों से माफी मांगने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल विज सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को कॉल लगाते हैं। जैन सर, मिशन अकम्प्लिश्ड। I repeat, mission accomplished and all our Gorkhas are completely safe and sound. जनरल विज के मुंह से शब्द सुनते ही जॉर्ज फर्नांडिस के कलेजे में एक ठंडक सी पड़ जाती है। Congratulations जनरल, वेरी वेल डन। लेकिन अब ये बताइए कि हमारी कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं? अपने नाखून चबाते हुए रक्षा मंत्री ये पूछते हैं तो उनके डीजीएमओ अत्यंत गर्व के साथ उन्हें उत्तर देते हैं, 0 सर, 0। Abso-fucking-lutely zero। फर्नांडिस को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता और कुछ ऐसा ही हाल इंटरनेशनल मीडिया का भी था। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि विदेशी धरती पर किए गए कितने बड़े मिलिट्री एक्शन में ऑपरेशन लॉन्च करने वाली साइट पर एक भी आदमी की जान नहीं गई थी। लेकिन कुछ घंटे बाद यह आंकड़ा 0 से 1 हो ही जाता है। भारतीय ट्रूप्स को एक वीरगति तो अवश्य झेलनी पड़ती है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान नहीं बल्कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद। हुआ कुछ यूं था कि पेंडेम्बू से उन 135 गोरखा फौजी और पैरा कमांडोज को एयरलिफ्ट कराने के बाद बाकी के भारतीय ट्रूप्स सड़क के रास्ते डारू जा रहे थे। इन ट्रूप्स में 5 और 8 गोरखा राइफल्स का डारू कॉलम, ग्रेनेडियर्स की डी कंपनी और कुछ क्यूआरसी कंपनी शामिल थीं। दोपहर के लगभग 2 बजे जब ये ट्रूप्स कोइवा नामक एक इलाके से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर आरयूएफ द्वारा आरपीजी से फायरिंग ओपन कर दी जाती है और घने जंगलों से अचानक हुई इस फायरिंग में 18 ग्रेनेडियर्स का एक राइफलमैन वीरगति को प्राप्त हो जाता है। 15 जुलाई को सुबह 6 बजे शुरू होकर अगले दिन को सुबह 7 बजे खत्म होने वाले ऑपरेशन खुखरी में केवल एक भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त होता है। कुल 7 फौजी घायल होते हैं, जबकि गोरखा राइफल्स का एक ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहीं आरयूएफ की बात की जाए तो पैराएसएफ के इस महादबंग ऑपरेशन में उनके कुल 34 बागी मारे जाते हैं, जबकि 150 से ज्यादा घायल होते हैं। लेकिन आरयूएफ को जान से कहीं ज्यादा माल का नुकसान झेलना पड़ता है। इस ऑपरेशन में आरयूएफ के दर्जनों टोयोटा ट्रक्स मलबे में तब्दील हो जाते हैं और उनकी ना जाने कितनी AK-47 राइफल्स, आरपीजीज, हैवी मशीन गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स और यहां तक कि 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी भारतीय फोर्सेस द्वारा जब्त कर लिया जाता है। केवल 24 घंटों के अंदर पैराएसएफ का ऑपरेशन खुखरी आरयूएफ की कमर को पूरी तरह तोड़ देता है। 15 जुलाई 2000 के दिन से पहले तक सिएरा लियोन के चप्पे चप्पे को कंट्रोल करने वाला रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। इस ऑपरेशन के बाद इस बागी संगठन की हालत ये हो जाती है कि यहाँ के आम लोग अब उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं। पिछले 20 वर्षों में अपनी स्थापना से लेकर आज तक आरयूएफ के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार थी। एक हार जो सिएरा लियोन में शांति, स्थिरता और प्रजातंत्र की नींव रखने वाली थी।
पेंडेम्बू से निकले वो भारतीय ट्रूप जब 17 जुलाई की सुबह डारू में प्रवेश करते हैं तो स्थानीय लोगों की एक अत्यंत विशाल भीड़ सड़कों पर उमड़ उनकी जय जयकार करने लगती है। सिएरा लियोन की जवान लड़कियां फ्लर्ट करते हुए भारतीय फौजियों को गुलाब के फूल दे रही होती हैं और छोटे छोटे बच्चे दौड़कर बस उन्हें एक बार छूने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसी दिन की शाम जॉर्ज फर्नांडिस भी फ्रीटाउन पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सभी भारतीय सैनिकों से मिल उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देते हैं। इस अत्यंत सफल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता स्वर्गीय वाजपेयी जी को फोन करके बधाई देते हैं। बधाई देने वाले इन लोगों में एक नाम यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का भी था। 15 जुलाई 2000 से पहले जनरल वी के जेटली के रास्ते में आए दिन रुकावटें पैदा करने वाला कोफी अन्नान आज एक लंबी सी चिट्ठी लिख ऑपरेशन खुखरी और भारतीय फौज की जी भर के तारीफ करता है। लेकिन भारतीय फौज को उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी देश के राष्ट्रपति या यूएन चीफ से नहीं बल्कि सिएरा लियोन की आम जनता से मिलता है। पिछले 20 वर्षों से आरयूएफ और गृह युद्ध की मार झेल रहे इस अफ्रीकी देश के आम लोगों द्वारा भारतीय फौज के लिए एक स्मारक बनवाया जाता है। चंदा इकट्ठा करके मोआ नदी के किनारे बनवाया गया एक स्मारक जिसका नाम रखा जाता है खुखरी वॉर मेमोरियल।